और यूपी के चुनावी घमासान में 80% वर्सेस 20% की लड़ाई बढ़ती जा रही है। कैराना से एसपी कैंडिडेट नाहिद हसन के बयान पर बीजेपी ने बड़ा अटैक किया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि हिंदू विरोधी मानसिकता की वजह से नाहिद को समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट बनाया। अमित मालवीय ने नाहिद हसन का एक पुराना वीडियो ट्वीट किया। कहा कि नाहिद को टिकट से अंदाजा लगा सकते हैं एसपी के साथ कौन है। अमित मालवीय ने कहा कि नाहिद हसन को टिकट ही 80 बनाम 20 की लड़ाई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कैराना से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट है नाहिद हसन। उनकी हिंदू विरोधी मानसिकता को टारगेट किया अमित मालवीय ने। इस पर हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं सहयोगी देवेंद्र पराशर। देवेंद्र, ये नाहिद हसन का कौन सा वीडियो है और ये कब का वीडियो है जिसे अमित मालवीय ने टारगेट किया है? ये वीडियो को लेकर कोई तारीख तो नहीं है, लेकिन जाहिर तौर पे ये पुराना वीडियो है। लेकिन उस वीडियो में जो कुछ कह रहे हैं वो निश्चित तौर पे बहुत आपत्तिजनक है। और वैसे व्यक्ति को अगर समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट बनाया जा रहा है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी इस मसले को लेकर कितना हमलावर रहेगी। हालांकि उस वीडियो में वो ये कहते हुए दिख रहा है कि ये भाजपा के लोग हैं, भाजपा के लोगों की दुकान से सामान नहीं लेना। लेकिन एक्चुअली आप देखिए तो इस प्रकार की बात किसी के लिए भी करना, भाजपा के लोग मतलब क्या, जाहिर तौर पर उसका अलग तरीके से थोड़ा सा भी इंटरप्रिटेशन आप करेंगे तो सीधे ये समझ में आएगा कि वो बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि हिंदुओं की दुकान से सामान ना लो, और जिन लोगों ने आपके भाइयों को उजाड़ दिया उनके प्रति कम से कम इतना तो रखो, ये हमदर्दी तो रखो और दूर जाकर सामान लेकर आओ। ये सारी चीजें बता रही है कि नाहिद हसन किस एंगल में, किस दिशा में अपनी ये बात कह रहे थे, और उसी बात को लेकर बीजेपी हमलावर है। जाहिर तौर पर ये आग और ज्यादा भड़केगी और समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल होगा इसका जवाब देना कि ऐसे व्यक्ति को वो कैसे उम्मीदवार बना सकती है जो इस प्रकार की बात सार्वजनिक तौर पे कह रहा हो। अच्छा देवेंद्र, आपने सुना कुछ अभी 2 दिन पहले ही अखिलेश यादव ने यह बयान दिया था कि बीजेपी नकारात्मक राजनीति करती है और इस नकारात्मक राजनीति वालों को हटाना है। अब जो नाहिद हसन कर रहे हैं उससे कैसे डिफेंड करेंगे अखिलेश यादव, क्योंकि ये भी तो नकारात्मक राजनीति है। तो बिल्कुल बहुत मुश्किल होगा अखिलेश यादव के लिए इसको जस्टिफाई करना कि आखिर किस आधार पर आप कह रहे हैं। हालांकि वो इस तरह का सहारा लें कि ये भाजपा के लोगों के लिए कह रहे थे, लेकिन भाजपा के लोगों का भी मतलब क्या। और जाहिर तौर पे जो 80 बनाम 20 की बात बीजेपी जिस तरह से करती है, नाहिद हसन उसी तरह की बात कर रहे हैं। और वैसी परिस्थिति में इसके पहले आपने देखा कि इमरान मसूद हो कांग्रेस पार्टी से समाजवादी पार्टी में जाए अगर, और नाहिद हसन को कैंडिडेट बनाया जा रहा है, तो ये सारी चीजें निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी को अखिलेश यादव को बैकफुट पर धकेलेगी। और ये बहुत दिलचस्प होगा ये देखना कि अखिलेश यादव इसका जवाब या क्लैरिफिकेशन कैसे देते हैं। अच्छा, कैराना की लड़ाई की अगर बात करें देवेंद्र, तो कैराना की लड़ाई में एक तरफ बीजेपी उम्मीदवार मृगांका हैं, दूसरी तरफ नाहिद हसन जिसकी हम चर्चा कर ही रहे हैं। ये टक्कर कितनी दिलचस्प दिखाई देती है? ये कैराना की अगर बात करें तो निश्चित तौर पे वो हमेशा से चर्चित रहा है जब से पलायन का मसला वहां पे पहली बार आया था। इसके बाद कैराना में कोई भी एक्टिविटी होती है तो बहुत ज्यादा चर्चा में रहती है। और इस बार भी निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कैराना की देवेंद्र, माफ कीजिए हम आपको बीच में ही रोक रहे हैं क्योंकि एक और मेहमान अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। इंडिया टीवी लगातार आपको बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट दिखा रही है और हमारे साथ इस वक्त जेवर के एमएलए धीरेन्द्र सिंह जुड़ रहे हैं। स्वागत है आपका सर इंडिया टीवी पर। देखिए, आपका मुकाबला आरएलडी के अवतार सिंह भड़ाना से है। आप इस मुकाबले को किस तरीके से देख रहे हैं धीरेन्द्र जी? देखिए, जेवर इस वक्त देश की ऐसी विधानसभा है जहां सबसे ज्यादा विकास कार्य उत्तर प्रदेश सरकार ने कराए। वो एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो या फिल्म सिटी की स्थापना हो, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कार्य इस समय में हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई इन विकास कार्यों के आगे रुक पाएगा। और जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं भड़ाना साहब की, उनका जो रिकॉर्ड रहा है, अभी तो वो गंगा मैया की सेवा करने जाते हैं, फिर वहां जाते नहीं है। और हरियाणा में भी जो जाती है, मैं समझता हूँ कि वो कहीं भी यहाँ रुक नहीं पाएंगे। यह जेवर क्षेत्र जो आज उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी बनने जा रहा है, इस आधार पर हम जाने और योगी आदित्यनाथ जी के कई विभिन्न प्रोजेक्ट यहाँ धरातल पर आने वाले हैं। इसलिए यहाँ की जनता पूरी तरीके से विकास के साथ है। यहाँ के किसानों ने विकास के लिए अपनी जमीनें दी हैं और यहाँ कोई भी पार्टी रुक नहीं पाएगी। नहीं, देखिए, अब जब आप जमीन की बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी हो या आरएलडी हो, एक तरीके का निशाना उनका होता है कि जमीनें ले तो ली गई लेकिन उचित मुआवजा नहीं दिया गया। अब देखिए, आप तो जेवर से ही आते हैं, वहीं के इलाके के लोगों के बीच में रहते हैं, वहीं आप काम करते हैं, तो जरा ये बताइए कि ये आरोप जो आप पर लगते हैं ये कितने सच कितने झूठ?
देखिए, इन्हें कुछ ना कुछ तो कहना ही है, क्योंकि इतना बड़ा भूमि अधिग्रहण हुआ। यह वही क्षेत्र है जहाँ भटा बारसौल और थोड़ी बछेड़ा है, जहाँ 2 इंच जमीन के लिए गोलियां चलती थी। तो इन्हें मुआवजे से कोई लेना देना नहीं है। इनका तो आशय सिर्फ ये है कि इतनी शांतिपूर्वक कैसे इतना बड़ा अधिग्रहण हो गया, विकास की योजनाएं कैसे धरातल पर आने जा रही हैं। तो इन्हें तो उस विकास में बाधा प्रस्तुत करनी है जिस तरीके से ये लोग करते आए हैं। आज जेवर विकास के पथ पर अग्रसर है, तो इन्हें ये बात नागवार गुजर रही है। लेकिन ये तो कहते हैं कि विकास हम करते हैं, फीता काटने आप लोग पहुंच जाते हैं, रोड हम बनाते हैं, फीता काटने भाजपाई पहुंच जाते हैं। इस पर आपका क्या टेक है? नहीं, हम लोगों ने तो जो कहा वो किया। जिस जेवर क्षेत्र की हम लोग बात कर रहे हैं, सन 2017 से पहले यहाँ तकरीबन 25 तो रोड होल्डअप यमुना एक्सप्रेस वे पे हुई थी, जो अखिलेश जी आज हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं, और उसमें महिलाओं के साथ दुराचार हुए थे। आज सन 2017 के बाद से ना कोई रोड होल्डअप यमुना एक्सप्रेस वे पे हुई है, कानून का राज है। और जहां तक हम एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो एयरपोर्ट के मुद्दे को इन्होंने तो रद्दी की टोकरी में डाल दिया था। वो योगी आदित्यनाथ जी के समय में ही दोबारा यह कार्य योजना पुनर्जीवित हुई, भारत सरकार से मंजूरी मिली और प्रधानमंत्री ने 25 नवंबर को इसका भूमि पूजन किया। तो ऐसा नहीं है कि हम इनके फीते काट रहे हैं। हमारे पास बहुत बड़ा विजन है इस प्रदेश की 25 करोड़ जनसंख्या के लिए, और उस विजन के अनुरूप योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आज पूरे प्रदेश में विकास की नई नई योजनाएं लाई जा रही हैं, जिससे हम एक बेहतर इकोनॉमी की तरफ बढ़ सकें। और वो इकोनॉमी इसलिए जिससे हम भविष्य में नौजवानों के लिए रोजगारों का सृजन कर सकें, आम आदमी के जीवन स्तर को उन्नत कर सकें। मीनाक्षी जी, लेकिन धीरेन्द्र जी देखिए, आप कह रहे हैं कि विकास हुआ, रोड बनी, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, रोजगार भी मिल रहा है, तो फिर ये चुनाव नजदीक आते आते विकास के नाम पर वोट की जगह हिंदू मुसलमान के नाम पर क्यों हो जाता है? अब देखिए, ये 80 वर्सेस 20% की लड़ाई हिंदू वर्सेस मुस्लिम नहीं तो फिर और क्या है? हम उस सनातन संस्कृति के लोग हैं जहाँ दूसरे धर्मों को सम्मान के तौर से देखा जाता है। इसके अनेकों उदाहरण हमारे समक्ष हैं। ये वही लोग हैं जो प्रदेश की तरक्की होने देना नहीं चाहते, इसलिए ये मंदिर मस्जिद का राग अलापते हैं, और ये विकास की योजनाओं को डाइवर्ट करने के लिए धर्म की आड़ लेते हैं। इन्होंने जिस तरीके से जातियों में प्रदेश को विभक्त किया, और जो हालात इनके समय में कानून व्यवस्था के थे, तो अब इन्हें चूंकि चुनाव नजदीक है इसलिए कुछ ना कुछ तो कहना है। लेकिन प्रदेश की जनता समझ चुकी है मीनाक्षी जी, और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में यह प्रदेश की जो विकास की गति है वो आगे भी जारी रहेगी। लेकिन समाजवादी पार्टी हो या आरएलडी हो, उनका कहना तो यह है कि 20% तो हमारे साथ हैं ही, हम उस 80% में भी अपने पास लाएंगे। कहने का मतलब ये कि जो हिंदुओं का वोट है उसमें ये बंटवारे की बात कर रहे हैं, जातिगत बंटवारे का मतलब जो अभी विधायक टूटकर बीजेपी से समाजवादी पार्टी की तरफ रुख कर रहे हैं, चाहे वो ओबीसी समुदाय के हों या SC/ST समुदाय के हों, इनका आशय तो यही है कि हम उस 80% में भी अपने खेमे में जोड़ रहे हैं। हम राष्ट्र को मजबूत करने की बात करते हैं मीनाक्षी जी, ये लोग समाज को जातियों में बांटने की बात करते हैं। आखिर हम 21वीं सदी में ये क्यों चुनाव को जातियों की तरफ ले जाना चाहते हैं? आज हमने बहुत सहाय और बहुत दिन से हम लोग सह रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस राष्ट्र के विकास में जातीयता और संप्रदायवाद ने हमें बड़ा कष्ट दिया। आज हमारे पास समय कि हम सभी लोग संगठित होकर जातीयता की बात ना करें और सिर्फ विकास और राष्ट्र की मजबूती की बात करें। तो ये लोगों का फ्रस्ट्रेशन है जो ये चुनाव के समय पर जातीयता की बात कर रहे हैं। जहां तक मैं समझता हूं, इस प्रदेश में जातीयता का कोई रंग इस चुनाव में नहीं चल पाएगा, क्योंकि इस चुनाव में एक ऐसा नेतृत्व प्रदेश के पास योगी आदित्यनाथ जी के रूप में है जो सभी की नैया को पार लगाएगा, और जो गति विकास की बनी है, सेकंड इकोनॉमी उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी के समय में बनी है, जो 5वें या 6ठे नंबर पे थी, तो वो विकास की गति बदस्तूर जारी रहेगी। ये लोग कितना ही राग अलाप रहे, इनके झांसे में जनता आने वाली नहीं होना चाहिए।
चलिए, आगामी चुनावों के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। जमकर लड़ें, बेहतर लड़ाई हमें जमीन पर दिखाई दे और विकास के नाम पर ये लड़ाई हो, हम यही उम्मीद जताते हैं। शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।